एक अनोखी शुरुआत। राम रतन जी की उम्र करीब 55 साल की थी। वे बिहार के एक पारंपरिक घराने से ताल्लुक़ रखते थे। स्वभाव से वे बेहद ही सख्त, गंभीर और थोड़े से चिड़चिड़े मिजाज के इंसान थे। विशेष रूप से महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण थोड़ा रूढ़िवादी था और वे हर छोटी छोटी बात में रोक टोक करना अपनी शान समझते थे। कुछ साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, जिसके बाद से उनके कड़े स्वभाव में अकेलापन और चिड़चिड़ापन और बढ़ गया था। राम रतन जी का इकलौता बेटा विशाल दिल्ली की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। विशाल की शादी रिया से हुई थी। शादी के बाद राम रतन जी गांव छोड़कर दिल्ली में बेटे बहू के साथ ही रहने लगे थे। विशाल की नौकरी ऐसी थी कि उसे अक्सर कंपनी के काम से बाहर हफ्तों के लिए शहर से बाहर दूर जाना पड़ता था। रिया एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार और संस्कारी बहू थी। उसकी सास जीवित नहीं थी, पर वह अपनी सास के अच्छे व्यवहार को याद करके हमेशा अपने ससुर जी की सेवा एक बेटी की तरह ही करती थी। खाना पीना, दवा पानी से लेकर हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना रिया की दिनचर्या का हिस्सा था। हालांकि राम रतन जी का हर बात पर टोकना और महिलाओं को कमतर आंकना रिया को मन ही मन थोड़ा दुखी करता था। फिर भी वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। शादी का बुलावा और दुविधा। एक दिन रिया की मौसी का बिहार से फ़ोन आया। मौसी के घर में उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने रिया को पूरे हक से आमंत्रित किया था। रिया शादी में जाना तो चाहती थी, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। विशाल उस वक्त ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए थे। अब घर में सिर्फ रिया और उसके ससुर राम रतन जी थे। रिया ने मौसी से कहा, मौसी जी, विशाल तो शहर से बाहर हैं, घर पर सिर्फ पापा जी हैं। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? अब मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रिया, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुम भाई साहब राम रतन जी को भी यहाँ अपने साथ ही ले आओ। अब शादी का घर है, उनका भी मन बहल जाएगा। रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी, मौसी जी के यहाँ शादी है, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? राम रतन जी को दिल्ली के बंद फ्लैट में रहते रहते काफ़ी समय हो गया था। वे गांव की खुली हवा, लोगों की चहल पहल और अपनी पुरानी जड़ों को बहुत मिस करते थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने गांव और शादी का नाम सुना, वे तुरंत ही तैयार हो गए। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, शहर की इस चार दीवारी में पड़े पड़े मन ऊब गया है। चलो थोड़ा गांव की तरफ भी घूम आते हैं। अब अगले ही दिन ससुर और बहू दोनों ट्रेन से बिहार के लिए रवाना हो गए। सफ़र आराम से कट गया और वे गांव पहुंच गए। मौसी के घर में शादी का माहौल था। चारों तरफ ढोलक की थाप, शहनाइयों की गूंज और रिश्तेदारों की भीड़ थी। राम रतन जी भी लोगों से मिलकर काफ़ी खुश थे, लेकिन शादी के मुख्य दिन एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। गांव की एक विशेष परंपरा थी कि विवाह के एक खास अनुष्ठान और संगीतन के दौरान केवल घर और रिश्ते की महिलाएं ही मंडप और आंगन के मुख्य हिस्से में बैठ सकती हैं। पुरुषों का प्रवेश उस विशिष्ट पूजा के समय पूरी तरह से वर्जित था। उसी समय मौसी के घर की वृद्ध महिलाओं ने एक मजाकिया और पारंपरिक शर्त रखी। गांव में यह रिवाज था कि अगर कोई पुरुष उस रस्म का हिस्सा बनना चाहता है या महिलाओं के बीच बैठना चाहता है, तो उसे पूरी तरह से महिलाओं के वेश में ही आना होगा। अब समस्या यह थी कि विशाल के परिवार की तरफ से राम रतन जी ही एकमात्र बड़े बुजुर्ग प्रतिनिधि थे और उनका इस रस्म में बैठना पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए ज़रूरी
माना जा रहा था। गांव की चाची ताइयों ने हंसी मजाक में कहा, राम रतन भाई साहब तो वैसे भी बहुत कड़क रहते हैं, आज देखते हैं कि वे हमारी परंपरा का मान रखते हैं या नहीं। रिया जानती थी कि उनके ससुर जी बहुत ही कड़े मिजाज के हैं और वे इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन जब मौसी और परिवार के अन्य बड़े बुजुर्गों ने आग्रह किया तो रिया ने बहुत ही आदर और समझदारी से अपने ससुर जी से बात की। रिया ने अकेले में जाकर राम रतन जी से कहा, पापा जी, यह बस हमारे गांव की एक पुरानी सी परंपरा है और हंसी खुशी का रिवाज है। अगर आप इसमें शामिल नहीं होंगे तो मौसी जी का मन छोटा हो जाएगा और लोग बातें बनाएंगे। यह सिर्फ 1-2 घंटे की बात है। राम रतन जी पहले तो बहुत कसमकस और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बात परिवार के सम्मान की है और उनकी बहू उनसे कितनी नरमी से विनती कर रही है तो उनका सख्त दिल थोड़ा पिघला। उन्होंने अनमने मन में गर्दन हिला दी। रिया उन्हें कमरे में ले गई। उसने बहुत ही सलीके से काम शुरू किया। रिया ने अपनी एक सुंदर रेशमी लाल और सुनहरी बनारसी साड़ी निकाली और राम रतन जी को बड़े ही आदर के साथ पहनाई। उनके ससुर जी के चेहरे की झुर्रियों को हल्का करने के लिए हल्का सा चंदन और फाउंडेशन लगाया। माथे पर एक सुंदर गोल लाल बिंदी सजा दी। गहने और हाथों में लाल हरी चूड़ियाँ पहनाई गईं और सिर पर घूंघट के साथ एक सुंदर पारंपरिक दुपट्टा इस तरह सेट किया गया कि उनका चेहरा पूरी तरह से एक संभ्रांत वृद्ध महिला जैसा दिखने लगा। जब मेकअप पूरा हुआ और राम रतन जी ने आईने में खुद को देखा तो वे पहचान ही नहीं पाए कि आईने में खड़ा इंसान वही कड़क स्वभाव वाला राम रतन है। आईने में एक शांत, सौम्य और गरिमामयी बुजुर्ग स्त्री का रूप दिख रहा था। सोच का परिवर्तन और नया रूप अब सामने आया। जब राम रतन जी इस नए रूप में आंगन में पहुँचे तो शुरुआत में तो सब हैरान रह गए, लेकिन फिर चारों तरफ तालियां और ठहाकों की गूंज उठने लगी। गांव की महिलाओं ने उनके इस कदम की बहुत सराहना की कि इनके कड़क इंसान ने भी परिवार की खुशी और परंपरा के लिए अपना अहम किनारे रख दिया। उस पूरे कार्यक्रम के दौरान जब राम रतन जी ने साड़ी पहनी और महिलाओं के बीच बैठे तो उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि भारी भरकम साड़ियों को संभालना, गहनों को ढोना और हर पल मुस्कुराते हुए सबकी सेवा में लगे रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्होंने देखा कि जिन्हें वे अब तक केवल कमज़ोर या टोकने योग्य समझते थे, वे महिलाएं पूरे घर का भार कितने हंसते हंसते उठाती हैं। उनकी बहू रिया जो दिन रात उनकी सेवा करती थी, उसके प्रति राम रतन जी के मन में सम्मान का भाव उमड़ पड़ा। एक नया दृष्टिकोण शादी का कार्यक्रम बहुत ही आनंदमयी माहौल में संपन्न हुआ। जब रात को राम रतन जी ने अपने साधारण कपड़े वापस पहने तो उनके चेहरे पर वह पुरानी कड़वाहट अब नहीं थी। दिल्ली लौटते समय ट्रेन में राम रतन जी ने खुद आगे बढ़कर रिया के लिए चाय मंगवाई और बहुत ही प्रेम से बोले, रिया बेटी, आज तक मैंने तुम्हें और घर की महिलाओं को सिर्फ हिदायतें दी और टोका है, लेकिन उस एक दिन के बदलाव ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने मुझे जो नया रूप दिया है उसने मुझे अंदर से एक बेइंतहा बेहतर इंसान बना दिया है। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जो ससुर कल तक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते थे, आज वे अपनी बहू को एक पिता का सच्चा प्यार और सम्मान दे रहे थे। उस एक घटना ने न सिर्फ ससुर जी का रूप बदला, बल्कि उनके देखने का नज़रिया और
पूरे घर का माहौल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था, खुशहाल बना दिया था। तो ये सब खुशहाल थे।